कहानी शुरू होती है 1970 में फ्रांस की एक जेल से, जहां फ्रैंक एबिगनेल जूनियर नाम का एक लड़का कैद है। फ्रैंक दुनिया का सबसे शातिर ठग था, जिसने नकली पहचान और अपनी चालाकी के दम पर इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए कि पूरी FBI उसके पीछे पड़ गई और इन्हीं अपराधों की वजह से वह फ्रांस की जेल में बंद है। यही हम कार्ल नाम के एक FBI एजेंट को भी देखते हैं, जो फ्रैंक को वापस अमेरिका ले जाने आया था। अब कार्ल जब फ्रैंक से बात कर रहा होता है, तभी अचानक से फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। कार्ल को लगा कि फ्रैंक नाटक कर रहा है, लेकिन कार्ल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए कार्ल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन इसी दौरान फ्रैंक मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। भागना तो दूर, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए गार्ड्स उसे वापस पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम 15 साल के फ्रैंक को देखते हैं, जो अपने माता पिता जेम्स और पाउला के साथ एक खुशहाल परिवार में रहता था। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन फ्रैंक का पिता उसे सूट दिलाने के लिए एक दुकान पर ले जाता है, लेकिन वहां काम करने वाली औरत कहती है कि शॉप बंद हो चुकी है, आप कल आइएगा। यह सुनकर फ्रैंक का पिता जल्दी से एक गोल्ड का नेकलेस निकालता है और पूछता है कि क्या यह आपका है। नेकलेस के लालच में वो औरत उन्हें सूट खरीदने की अनुमति दे देती है। दरअसल फ्रैंक का पिता काम निकलवाने के लिए इस तरह की चालाकियां करने में माहिर था। इसके बाद फ्रैंक का पिता फ्रैंक को ड्राइवर की तरह एक्ट और ड्राइव करने को कहता है। फिर जल्द ही वह बैंक पहुंच जाते हैं, जहां बैंक मैनेजर उन्हें रिसीव करने आता है। दरअसल फ्रैंक के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वह अपने अकाउंटेंट की गलती के कारण टाइम पर टैक्स नहीं भर पाए, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन यह सब बताने के बावजूद कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूर होकर उन्हें अपना घर बेचकर एक छोटे किराए के घर में रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक का जन्मदिन आता है और वह 16 साल का हो जाता है। इस मौके पर उसका पिता उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाता है और फ्रैंक को एक चेकबुक गिफ्ट करता है। फ्रैंक यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही वह पूछता है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर काफी कर्जा है। इस पर उसका पिता कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है। इसके बाद पैसों की तंगी के कारण फ्रैंक को पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन नए स्कूल के पहले ही दिन एक लड़का फ्रैंक का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि तू टीचर लग रहा है, अपने उम्र के हिसाब से कपड़े पहनाकर। यह बात फ्रैंक को चुभ जाती है और वह सच में टीचर बनकर क्लास में पढ़ाने का डिसाइड करता है। वह क्लास में पढ़ा रही असली टीचर से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये मेरी क्लास है, इसलिए बाद में आना। फ्रैंक का कॉन्फिडेंस देखकर टीचर भी कंफ्यूज हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक उस लड़के को सबके सामने जलील करता है। यह सिलसिला एक हफ्ते तक चलता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात का पता चलता है, तो वह फ्रैंक के माता पिता को स्कूल बुलाता है। प्रिंसिपल के सामने तो फ्रैंक का पिता सीरियस रहता है, लेकिन बाद में वह फ्रैंक के साथ इस बात पर बहुत हंसता है। एक दिन जब फ्रैंक घर आता है, तो वह अपनी माँ को बेडरूम में एक दूसरे आदमी के साथ देखता है। वह आदमी फ्रैंक के पिता का दोस्त होता है। उसकी माँ यह दिखाने की बहुत कोशिश करती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। वह फ्रैंक का ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है, लेकिन फ्रैंक सब समझ चुका था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक के माता पिता डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। लॉयर फ्रैंक से पूछता है कि तुम अपने पिता के साथ रहना चाहते हो या अपनी माँ के साथ। अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने टूटा देख फ्रैंक खुद को संभाल नहीं पाता और घर छोड़कर दूसरे शहर भाग जाता है। घर से भागने के बाद फ्रैंक कई दिनों तक एक होटल में रहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में होटल का खर्च चलाने के लिए वह अपने बैंक अकाउंट की चेकबुक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद होटल वालों को पता चल जाता है कि फ्रैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है। उसके सारे चेक बाउंस होने लगते हैं और आखिरकार होटल मैनेजर उसे वहां से निकाल देता है। लेकिन एक दिन फ्रैंक को एक नया आइडिया आता है कि चेक को बदला भी जा सकता है। उस समय टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे, इसीलिए एक बैंक की जानकारी दूसरे बैंक तक पहुंचने में काफी समय लग जाता। फ्रैंक इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह चेक्स पर नाम और दूसरी जानकारियां बदलकर नकली चेक तैयार करने लगा और अलग अलग बैंकों से पैसे निकालने लगता है। अगर कभी कोई बैंक कर्मचारी चेक एक्सेप्ट करने से मना करता, तो वह अपने पिता के पुराने तरीके अपनाता, जिससे कि उसका काम हो जाता। लेकिन धीरे धीरे फ्रैंक की ये चाल भी काम करना बंद कर देती है। सभी बैंक उसके चेक्स लेने से मना करने लगे। तभी एक दिन होटल के बाहर उसकी नजर एक पायलट पर पड़ती है। वह देखता है कि हर कोई उस पायलट की रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि बच्चे भी उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए एक्साइटेड है। दरअसल उन दिनों पायलट किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं माने जाते थे। उस पायलट को देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह नकली पायलट बनने का फैसला करता है। इससे उसे सम्मान भी मिलेगा और बैंक वाले भी उसके चेक आसानी से कैश कर देंगे। इसके बाद फ्रैंक सीधे इंडिगो नाम की एक बड़ी एयरलाइन कंपनी में जाता है। वहां वह खुद को रिपोर्टर बताकर ऑफिशियल्स से कहता है कि मैं पायलट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ जानकारी चाहिए। फ्रैंक पायलट के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। सबसे पहले वह पता करता है कि पायलट अपनी यूनिफॉर्म कहाँ से सिलवाते हैं। फिर वह उस सप्लायर को फोन करके कहता है, मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, क्या मुझे नई यूनिफॉर्म मिल सकती है। अपनी चालाकी से फ्रैंक एकदम असली जैसी यूनिफॉर्म हासिल कर लेता है। जब वह चेक से पेमेंट करने वाला होता है, तब वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय कहता है, मुझे सिर्फ आपका पायलट ID चाहिए,
आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एयरलाइन कंपनी से पैसे ले लेंगे। फ्रैंक ने पहले से एक फेक आईडी बनाई होती है जिसके इस्तेमाल से उसे यूनिफॉर्म फ्री में मिल जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपना चेक कैश करवाने उसी बैंक में पहुंचता है जहां पहले उसे इग्नोर किया गया था। पायलट की यूनिफॉर्म देखकर बैंक मैनेजर खुद उसके पास आता है और पर्सनली उसका चेक कैश करता है। बाद में एक होटल से फ्रैंक को पता चलता है कि वह सिर्फ छोटे ही नहीं बल्कि बड़े अमाउंट के चेक भी कैश करवा सकता है, लेकिन वे सैलरी चेक होने चाहिए। इसके बाद फ्रैंक खुद नकली सैलरी चेक बनाने लगता है। वह खिलौने वाले हवाई जहाज से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकालकर चेक पर चिपका देता है। जब वह चेक लेकर बैंक पहुंचा तो मैनेजर उसे बताता है कि वह इसे सीधे एयरपोर्ट पर भी कैश करवा सकता है। ये बात फ्रैंक को काफी पसंद आती है। इसके बाद फ्रैंक सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या वह आज उनके साथ फ्लाइट पर जा रहा है। जैसे ही फ्रैंक हाँ कहता है, रिसेप्शनिस्ट उसे प्लेन के अंदर ले जाती है। हालांकि फ्रैंक अंदर से काफी डरा हुआ था क्योंकि वह कोई असली पायलट नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसे सच में प्लेन उड़ाने के लिए न कह दे, लेकिन फिर भी फ्रैंक सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है। इसके बाद फ्रैंक एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये आपका नेकलेस है। अपने पिता की इस ट्रिक से वह एयर होस्टेस को इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद फ्रैंक बैंक जाता है और एक कर्मचारी से फ्लर्ट करने लगता है। बातों बातों में वह बैंक सिस्टम की हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर लेता है, जैसे कि चेक कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और अकाउंट नंबर कैसे असाइन होते हैं। इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि बैंक चेक को इनकोड करने के लिए एक खास टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्रैंक भी वैसा ही एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लेता है। फ्रैंक का काम अब प्रोफेशनल हो चुका था। वह नकली चेक्स से बड़ी रकम निकालने लगा और उसके फ्रॉड भी बढ़ते गए। जल्द ही उसकी इन हरकतों की खबर FBI तक पहुंच गई और यह केस कार्ल नाम के एक एजेंट को असाइन कर दिया गया, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर एक दिन फ्रैंक अपने पिता जेम्स से मिलने जाता है, जिन्हें वह अक्सर चिट्ठियां लिखा करता था। जेम्स को अपने बेटे फ्रैंक पर बहुत गर्व था क्योंकि उनका बेटा सच में पायलट बन गया था। फ्रैंक अपने पिता से कहता है कि मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा गाड़ी खरीदी है, लेकिन उसका पिता गाड़ी लेने से मना कर देता है और कहता है कि टैक्स घोटाले के कारण सरकार अभी भी मेरे पीछे पड़ी है। अगर मैं ये गाड़ी ले गया तो सरकार इसे भी मुझसे छीन लेंगी। फ्रैंक उन्हें कुछ पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन उसके पिता पैसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। फ्रैंक बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह समझ चुका था। वह एक राज्य के चेक दूसरे राज्य में जाकर पास करवाता और हर बार सिस्टम को बड़ी चालाकी से बेवकूफ बना देता। लेकिन दूसरी तरफ FBI भी उसकी हर चाल पर गहराई से नजर रखे हुए थी। काफी जांच के बाद उन्हें उस होटल का पता चल गया जहां फ्रैंक ने अपना आखिरी चेक इस्तेमाल किया था। होटल में पूछताछ के दौरान FBI को पता चला कि फ्रैंक अभी भी इसी होटल में है। वह काफी समय से यहाँ रह रहा था, इसलिए होटल का लगभग हर कर्मचारी उसे पहचानने लगा था। कार्ल बिना देरी किए बंदूक लेकर सीधे उसके कमरे में पहुंच गया। कार्ल को देखते ही फ्रैंक समझ गया कि अगर उसने दिमाग नहीं लगाया तो उसका खेल खत्म है। इसलिए फ्रैंक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि शांत रहो, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और मैं भी यहाँ उसे ही ढूंढने आया हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कार्ल ने फ्रैंक से उसकी ID मांगी, लेकिन फ्रैंक ने चालाकी से पूरा वॉलेट ही उसके हाथ में पकड़ा दिया। कार्ल एक हाथ से वॉलेट खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फ्रैंक ने नीचे सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो हमारे लोगों ने उस ठग को पकड़ लिया है। असल में नीचे एक अनजान आदमी अंधे इंसान को कार में बैठाने में मदद कर रहा था, लेकिन दूर से देखने पर कार्ल को लगा कि सच में कोई गिरफ्तारी चल रही है। इससे कार्ल को फ्रैंक पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक नकली चेक बनाने का अपना सारा सामान समेटता है और फिर कार्ल से कहता है, पुलिस आती ही होगी, तब तक मैं ये सबूत नीचे रखकर आता हूँ। कार्ल पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका था। उसे रोकना तो दूर, उल्टा वह उसे उसका वॉलेट वापस देने लगा, लेकिन फ्रैंक जानबूझकर वॉलेट लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे आप अपने पास ही रखिए। इस तरह फ्रैंक सारा सामान लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद आखिरकार जब कार्ल वॉलेट खोलकर देखता है तो उसे वॉलेट के अंदर से कूपन और विजिटिंग कार्ड के अलावा कुछ नहीं मिलता। फ्रैंक उसकी आंखों के सामने भाग चुका था। कार्ल को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसे अपने बॉस से भी काफी डांट सुननी पड़ी। इसी बीच एयरलाइंस को भी पता चल गया कि फ्रैंक नकली पायलट बनकर उनको बेवकूफ बना रहा है। फ्रैंक के लिए अब वही स्कैम कंटिन्यू करना खतरनाक था। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का नाम दिया। फ्रैंक को यह बात इतनी पसंद आई कि उसने जेम्स बॉन्ड जैसे ही कपड़े और उसके जैसी ही गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और क्रिसमस आ गया। कार्ल ऑफिस में अकेला बैठा काम कर रहा था कि तभी उसे फ्रैंक का फोन आता है। फ्रैंक अपनी हरकतों के लिए कार्ल से माफी मांगता है और उसे अपना एड्रेस भी बताता है, लेकिन कार्ल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन इस बार मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। तेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन तू अकेला है, इसलिए तू मुझे फोन कर रहा है। कार्ल की यह बात फ्रैंक को अंदर तक चुभ गई और उसने तुरंत फोन काट दिया। तभी कार्ल को याद आया कि पिछली बार फ्रैंक ने अपना नाम बेरी एलन बताया था, जो कि एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। कार्ल सब समझ जाता है। वह तुरंत अपने ऑफिस फोन करता है और कहता है कि ठग सिर्फ एक बच्चा है जो अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखता है, इसी वजह से हम अब तक उसे ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद कार्ल ने घर से भागे हुए बच्चों की लिस्ट निकलवाई। उसे यकीन था कि किसी ने फ्रैंक की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी। काफी छानबीन के बाद वह आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात फ्रैंक की मां पाउला
से होती है। फोटो देखते ही पाउला ने कंफर्म किया कि हाँ, यही मेरा बेटा फ्रैंक है। तब कार्ल ने कहा, आपका बेटा बहुत बड़ा ठग है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो तुरंत पुलिस को खबर करे। लेकिन पाउला को लगता है कि उसका बेटा सिर्फ एक बच्चा है, उसने शायद खाने पीने के लिए पैसे चुराए होंगे। लेकिन कार्ल बताता है कि उसने $1.4 मिलियन यानी 14 करोड़ की धोखाधड़ी की है। कार्ल का जवाब सुनते ही पाउला हैरान रह जाती है। उधर फ्रैंक दूसरी सिटी में ऐश की जिंदगी जी रहा था। एक दिन हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की नर्स से होती है, जो डॉक्टर की डांट की वजह से रो रही थी। फ्रैंक ने उसे दिलासा दिया और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने नर्स से पूछा कि क्या यहाँ कोई जॉब वैकेंसी खाली है। दरअसल फ्रैंक के लिए अब पायलट बनकर घूमना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इस बार वह डॉक्टर बनने का फैसला करता है। फ्रैंक ने हार्वर्ड की नकली डिग्री तैयार की और इंटरव्यू देने पहुंच गया। डॉक्टरों की फिल्में देखकर वह पहले ही उनका अंदाज और बात करने का तरीका सीख चुका था, इसीलिए वह इंटरव्यूअर को आसानी से इंप्रेस कर नौकरी हासिल कर लेता है। लेकिन हॉस्पिटल में उसका असली काम इलाज करना नहीं, बस समझदार बनने का दिखावा करना था। वह डॉक्टरों के बीच फालतू का ज्ञान बांटता रहता और बाकी वक्त ब्रेंडा के साथ बिताता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन अचानक एक इमरजेंसी केस के लिए फ्रैंक को बुलाया जाता है। एक छोटे बच्चे को बहुत गंभीर चोट लगी थी, लेकिन जैसे ही फ्रैंक ने खून देखा उसके होश उड़ गए। लेकिन वह अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता और अपने पास खड़े ट्रेनी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। जो कुछ भी ट्रेनी डॉक्टर कहता है उस पर फ्रैंक कहता है, बिल्कुल सही, मुझे भरोसा है तुम संभाल लोगे, मैं थोड़ी देर बाद चेक करने आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। लेकिन सच तो यह था कि खून देखकर वह काफी घबरा गया था। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के पिता जेम्स से मिलने जाता है। वह उन्हें फ्रैंक के सारे कारनामों के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि फ्रैंक कहाँ है। लेकिन जेम्स साफ कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता और अगर पता भी होता तब भी मैं तुम्हें नहीं बताता। यह सुनकर कार्ल समझ जाता है कि बाप बेटे का रिश्ता काफी गहरा है। तभी उसकी नजर फ्रैंक के भेजे हुए लेटर्स पर पड़ती है। लेटर्स देखकर कार्ल को पता चल जाता है कि फ्रैंक अभी किस जगह है। इसके बाद वह बिना देर किए वहां पहुंचने की तैयारी करता है। इसी बीच फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन ब्रेंडा अचानक रोने लगती है। वह फ्रैंक को बताती है कि एक बार उसका अबॉर्शन हो चुका है, जिसके बाद से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है। यह सुनकर फ्रैंक कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें फिर से अपना लेंगे। फ्रैंक की यह बात सुनकर ब्रेंडा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक सीधे उसके पिता से मिलने जाता है। ब्रेंडा के पिता एक बहुत बड़े लॉयर थे, इसलिए डिनर के दौरान फ्रैंक कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि वह डॉक्टर बनने से पहले लॉयर भी रह चुका है। असल में फ्रैंक लॉयर की मूवीज देख कर आया था। उसने अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से सबको इंप्रेस कर दिया। इसी बीच ब्रेंडा के पिता उससे पूछते हैं कि सच सच बताना, तुमने मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। जिस पर फ्रैंक जवाब देता है कि मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जो आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर ब्रेंडा के पिता फ्रैंक से काफी प्रभावित होते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने पिता को यह खुशखबरी देने जाता है। साथ ही वह अपने पिता को बताता है कि गवर्नमेंट ने हमसे जो कुछ भी छीना है उसे हम वापस हासिल कर लेंगे और आप वापस माँ को मना लेना, फिर हम पहले की तरह साथ रहेंगे। लेकिन उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुन फ्रैंक अंदर से टूट जाता है और वहां से चला जाता है। उसी रात फ्रैंक कार्ल को फोन करता है और कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। फ्रैंक को उम्मीद थी कि उसके ऊपर से सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए जाएंगे, लेकिन कार्ल साफ कह देता है कि जब तक मेरे पास यह नौकरी है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अपनी की से बच नहीं सकते। इसके बाद कार्ल अपना दिमाग चलाता है। उसे पता था कि डॉक्टर बनने के बाद फ्रैंक अपना नाम नहीं बदल सकता और शादी के इन्विटेशन कार्ड भी छपे ही होंगे जिस पर उसका डॉक्टर वाला ही नाम होगा। कार्ल सभी प्रिंटिंग प्रेस पर नजर रखने लगता है। अब जब फ्रैंक की शादी हो रही होती है तो सभी एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। यह देख फ्रैंक तुरंत ब्रेंडा को कमरे में ले जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे वह लोगों को बेवकूफ बनाता है और बैंकों से पैसे लूटता है। लेकिन साथ ही वह ब्रेंडा को यकीन दिलाता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद फ्रैंक ने ब्रेंडा से कहा कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम बिना किसी को बताए चुपचाप एयरपोर्ट आ जाना। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार कर रहा होता है। ब्रेंडा एयरपोर्ट तो आती है, लेकिन उसके साथ FBI एजेंट्स भी थे। अब फ्रैंक के लिए यहाँ से भागना और भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर गर्ल्स कॉलेज में जाता है और कहता है कि उनकी एयरलाइन एयर होस्टेस को भर्ती कर रही है। कई लड़कियों के इंटरव्यू लेने के बाद उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को चुना और फिर उन्हीं लड़कियों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सभी एजेंट्स का ध्यान खूबसूरत लड़कियों पर चला जाता है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फ्रैंक आसानी से निकल जाता है। इसी दौरान फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो गया। सारे FBI एजेंट उसे
पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वह लड़का कहता है कि किसी ने उसे सिर्फ यहाँ खड़े रहने के पैसे दिए थे, और इस तरह फ्रैंक चालाकी से देश से भाग निकलता है। इसके बाद फ्रैंक पहले जहां सिर्फ अमेरिका में फ्रॉड कर रहा था, अब वही काम वह अलग अलग देशों में भी करने लगा। दूसरी तरफ कार्ल अपने सीनियर्स से कहता है कि उसे फ्रैंक के पीछे जाने दिया जाए। उसका कहना था कि वह उसे पकड़कर वापस ले आएगा, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम उसे अपने ही देश में नहीं पकड़ पाए तो दूसरे देश में कैसे पकड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी कार्ल फ्रैंक के बारे में जानकारी निकालता रहा, और जल्द ही उसे पता चला कि अब फ्रैंक फ्रांस में है और वही अपने चेक्स प्रिंट करवा रहा है। लेकिन फ्रांस कोई छोटा देश नहीं था, इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना काफी मुश्किल था। तभी कार्ल को याद आता है कि फ्रैंक की माँ फ्रांस के एक छोटे से गांव से थी। थोड़ी और जानकारी निकालने पर उसे पता चला कि वहां एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। जब कार्ल वहां पहुंचा तो फ्रैंक वहीं चेक प्रिंट कर रहा था। कार्ल को देखकर फ्रैंक भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उसे वार्न करता है कि अगर भागने की कोशिश की तो बाहर खड़ी पुलिस तुम्हें गोली मार देगी, लेकिन अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। फ्रैंक ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, अपने बच्चों की कसम खाकर बोल। कार्ल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। इसके बाद फ्रैंक सरेंडर कर देता है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो वहां कोई नहीं होता। फ्रैंक को लगता है कि वह बेवकूफ बन गया है, लेकिन तभी वहां कई सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। कार्ल तुरंत उन्हें रोकते हुए कहता है कि गोली मत चलाना, मैंने इसे अरेस्ट कर लिया है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कार्ल और फ्रैंक अमेरिका पहुंचने ही वाले थे, तभी फ्रैंक ने अपने पिता से बात करने की बात कही। यह सुनकर कार्ल ने भारी मन से बताया कि उसके पिता की बाथरूम में फिसलने से मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही फ्रैंक पूरी तरह टूट गया और सीधा बाथरूम में जाकर रोने लगा। प्लेन लैंड होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन काफी देर बाद भी जब वह बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि फ्रैंक सिंक के स्क्रू निकालकर प्लेन के अंदर वाले हिस्से में घुस चुका है, और जैसे ही लैंडिंग पहिए खुले, फ्रैंक मौका देखकर वहां से भाग निकला। उसी रात फ्रैंक अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन वहां जाकर वह देखता है कि उसकी माँ अपनी नई फैमिली के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उनकी एक छोटी बेटी भी थी। दूसरी तरफ कार्ल अंदाजा लगा लेता है कि फ्रैंक अपनी माँ से मिलने गया होगा, इसलिए वह वहां जाकर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेता है। उस समय फ्रैंक की उम्र 19 साल से भी कम थी, इसलिए कार्ल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सरकार इतने बड़े फ्रॉड के लिए कोई नरमी नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए फ्रैंक को 10 साल की सजा दी गई, जहां उसे पूरी तरह अकेले रहना था और किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। फिर एक दिन कार्ल उससे मिलने आता है, क्योंकि उसी तरह के चेक फ्रॉड के मामले अब भी सामने आ रहे थे। उसने फ्रैंक को एक चेक दिखाया और उसकी राय पूछी। चेक देखते ही फ्रैंक ने तुरंत उसमें गड़बड़ी पकड़ ली। तभी कार्ल को समझ आ गया कि ऐसे अपराधों को रोकने में फ्रैंक ही उसकी मदद कर सकता है। अगली बार कार्ल कुछ FBI एजेंट्स को भी अपने साथ लाता है और वे भी फ्रैंक की समझ देखकर काफी प्रभावित होते हैं। फिर कार्ल ने फ्रैंक को जैसे तैसे करके जेल से बाहर निकलवाया और FBI में एक नौकरी दिला दी। अब फ्रैंक को रोज 8-8 घंटे FBI में काम करना था। जिंदगी ने उसे खुद को बदलने का एक और मौका दिया था, लेकिन अगर उसने दोबारा भागने या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे सीधे 50 साल की सजा हो सकती थी। शुरुआत में फ्रैंक ने ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वह बोर होने लगा। उसने FBI से अपने रिकॉर्ड निकाले और खुद से जुड़ी सारी जानकारी मिटा दी और किसी दूसरे देश भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी कार्ल ने उसे रोक लिया और कहा कि जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, इसे यूं मत गंवाओ। अगर इस बार भागे तो पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुमसे समझदारी की आशा करता हूँ, इसलिए सोमवार को वापस ऑफिस काम पर आ जाना। इतना कहकर कार्ल वहां से चला जाता है। अब सोमवार को कार्ल फ्रैंक का इंतजार कर रहा होता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद फ्रैंक फिर से भाग गया, लेकिन तभी फ्रैंक वापस आ जाता है और अलग अलग केसों पर शानदार तरीके से काम करने लगता है। धीरे धीरे वह FBI में अपनी पहचान बना लेता है और बाद में अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है जो बैंक फ्रॉड रोकने का काम करती है। सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।